अब हमारा आर्टिकल 341 के ऊपर ये बात करता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ये चीज़ डिटरमाइन करेंगे कि कौन पर्सन शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे प्रेसिडेंट ने ही डिटरमाइन किया था, लेकिन जब आप क्लॉज 2 इसका देखोगे, इसमें लिखा है कि आगे जाके कोई भी इस लिस्ट में चेंजेस करने हैं तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है वही इस लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो जो पहले लिस्ट बनी थी वो तो प्रेसिडेंट ने बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो भी चेंजेस कर रहे हैं उस लिस्ट में वो पार्लियामेंट ही करेंगे। ओके, अगर किसी कास्ट को आपको डालना है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में या हटाना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। अब हम आता आर्टिकल 342 के ऊपर, ये भी सेम प्रोविजंस के बारे में बात करती है एज पर देयर इन आर्टिकल 341, बट यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की बात हुई है एंड आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट के बारे में बात हुई थी। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट लिस्ट बनाएंगे शेड्यूल ट्राइब्स की, एंड उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं उसके बाद तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। अब हम आते हैं पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसके आर्टिकल 343 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ओके, तो प्रीलिम्स में आपको इसी पे टिक करना है दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। शुरू के 15 ईयर्स में इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया था, बट नाउ इट्स ओनली हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, एंड इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो न्यूमरल्स का स्टाइल होगा, द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स, वो क्या होगा, वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स होगा। ओके, तो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। अब हम आता आर्टिकल 344 के ऊपर। ये बोलता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो एक कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जो कमीशन बताएगी कि हम हिंदी का प्रोग्रेशन कैसे करें, हिंदी को बढ़ावा कैसे दें, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिग्रेशन कैसे करें। मतलब साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चाहता था कि हिंदी लैंग्वेज का जो है वो बढ़ावा हो और इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे जो है उसका जो यूज़ है वो कम होता रहे। तभी आप देखोगे कि 15 ईयर्स तक ही हमारी जो इंग्लिश थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट थी, बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांट द इंडियन लैंग्वेजेस टू बी प्रमोटेड। ओके, तो इसलिए कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 345 के ऊपर। 345 बोलता है कि अगर स्टेट चाहे तो वो किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट बना सकते हैं। वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, तो इसी के बारे में 345 हमारा बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 346 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि दो स्टेट्स के बीच में क्या लैंग्वेज होगी ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये वही लैंग्वेज होगी जो यूनियन डिसाइड करेगी, उसी लैंग्वेज में दो स्टेट्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ओके, और अगर दो स्टेट्स आए आपस में तो वो ये एग्रीमेंट कर सकती हैं कि हमारे बीच में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो हिंदी लैंग्वेज होगी। ओके, अब हम आता आर्टिकल 347 के ऊपर। आर्टिकल 347 ये बोलता है कि कोई भी स्टेट प्रेसिडेंट को इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमारी जो स्टेट है इसमें ये पर्टिकुलर लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है, एंड दैट इज़ वाई इस लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर लीजिए। एंड अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ एक्चुअली में ऐसी चीज़ है, देन प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर दैट लैंग्वेज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अब हम आते हैं आर्टिकल 348 के ऊपर। अब इसमें एक स्पेसिफिक लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में ये बोला गया है कि ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी, अनलेस और अनटिल पार्लियामेंट इसको चेंज करता है। तो अगर पार्लियामेंट कोई चेंज नहीं करता है तो जो लिस्ट हम देखेंगे अभी, ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। अब इसका ए बोलता है ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो हर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोसीडिंग होगी। अब बिल्स विल्स के बारे में भी इसमें बात करी गई है, बिल्स रूल्स ऑर्डर्स, इसके आप लिस्ट देख लेना, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही ले डाउन होंगे। अब इसका जो क्लॉज 2 है
वो ये बोलता है कि अगर गवर्नर चाहे तो वो ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट के जो हाई कोर्ट है वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही फंक्शन करे। ओके, तो ये गवर्नर जो अपनी बात है प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि मेरे जो स्टेट है इसमें जो हाई कोर्ट की लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश नहीं, कोई स्पेसिफिक सपोज हिंदी होनी चाहिए। तो अगर प्रेसिडेंट कंसेंट करते हैं इसके ऊपर तो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो बदल दी जाएगी इंग्लिश से। तो यही चीज हमको इसमें समझनी है बस। अब जो आर्टिकल 349 है, अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, वी डोंट हैव टू रीड इट। अब हम आते हैं आर्टिकल 350 के ऊपर। आर्टिकल 350 ये बोलता है कि अगर आपको एक स्पेशल अपनी ग्रीवियांस देनी है, कोई प्रॉब्लम अपनी बतानी है स्टेट की अथॉरिटी को, तो वो कौन सी लैंग्वेज में होगी? उसी लैंग्वेज में होगी जो यूनियन और स्टेट जो है वो स्पेसिफाई करेंगे अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। अब हम आता है आर्टिकल 350 ए के ऊपर। ये बोलता है कि ऐसा एंडेवर करना चाहिए स्टेट को कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो बच्चे की मदर टंग में ही हो। यानी कि अगर बच्चा हिंदी बोलता है तो प्राइमरी लेवल पे जो उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हिंदी लैंग्वेज में ही हो, ऐसी स्टेट को कोशिश करनी चाहिए। अब इसी चीज़ को हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली एड्रेस करती है। एंड आप उसमें देखोगे उसमें ये चीज़ बोली गई है कि स्टेट विल एंडेवर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग। अब हम आता है आर्टिकल 350 बी के ऊपर। इसमें बात करी गई है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में। अब प्रेसिडेंट जो है वो इन स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो कि प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देंगे कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं इनका स्टेटस क्या है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के बारे में ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन होती हैं? ये वो होते हैं जो एक बहुत ही अनपॉपुलर सी लैंग्वेज को बोलते हैं। सपोज बहुत ही कम लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं तो उनको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलेंगे। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 351 के ऊपर। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा आर्टिकल है। इसमें बोला गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। ओके, तो आप देखते भी होंगे जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेती है। तो दे कैन ऑलवेज से दैट वी आर फॉलोइंग आर्टिकल 351 का डायरेक्टिव। ओके, बिकॉज 351 में यही चीज़ बोली गई है। अब हम आते हैं पार्ट 18 के ऊपर जो कि बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से प्रीलिम्स से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं तो हमको इसको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इसका जो आर्टिकल 352 है उस पर हम आते हैं। इट टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जब पूरे इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं और क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनके बारे में आर्टिकल 352 बात करता है। अब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारी इमरजेंसी है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रोक्लेम करते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल इशू अ इमरजेंसी, विल इशू एन इमरजेंसी। ओके, ये नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर या जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इमरजेंसी प्रोक्लेम करें, ऐसा नहीं होता। ओके, आपको मैं चीज़ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन डिक्लेयर करता है इमरजेंसी को। अब इसमें लिखे हुए हैं कि कौन से ग्राउंड्स में इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है इफ अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट्स वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और ऑफ एनी टेरिटरी इज थ्रेटेंड। तो अगर इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेटेंड है इन दैट केस इमरजेंसी कैन बी इशूड। ओके, वेदर बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। वॉर तुम सबको पता है कि अगर इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में वॉर हो जाए, ऐसा होना कभी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्या क्या सरकमस्टांस हो सकते हैं। सेकेंड इसमें दिया हुआ है एक्सटर्नल एग्रेशन। अब बाहर की तरफ से, इंडिया के बाहर सपोज पाकिस्तान या कोई और कंट्री ने इंडिया की तरफ एक्सटर्नल एग्रेशन की है,
इन दैट केस ऑल्सो इमरजेंसी कैन बी इशूड। या फिर आर्म्ड रेबिलियन, इंडिया के अंदर ही कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके खिलाफ एक आर्म्ड रेबिलियन सपोज कर दिया है, उस केस में भी इमरजेंसी इशू हो सकती है। ओके, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि जो इमरजेंसी है हमारी, वो ऐसा नहीं है कि जो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन है ये स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही लग सकती है। ये तभी भी लग सकती है जब ये वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन अभी हुई ना हो, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि ये हो सकता है। इन दैट केस एज वेल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड। अब जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ये आगे जाके रिवोक भी हो सकती है जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। इन दैट केस इस इमरजेंसी को हम रिवोक भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्लॉज 3 है इसका, ये बोलता है कि आप तब तक इसको रिवोक नहीं करोगे, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इस इमरजेंसी को तब तक रिवोक नहीं करेंगे जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको ऐसी एडवाइस नहीं देते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अब ये जो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है ये 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करनी होगी कि यस वी एग्री विद दिस इमरजेंसी का प्रोविजन जो लग गया कंट्री में। तो 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को ये अप्रूव करना होगा। अगर नहीं करती पार्लियामेंट अप्रूव 1 महीने में, देन ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ये लैप्स हो जाएगा एंड फिर इमरजेंसी विल नो लॉन्गर बी देयर। ओके, तो ये क्लॉज 4 बोलता है। अब इसका हम क्लॉज 5 पढ़ते हैं। क्लॉज 5 इसका ये बोलता है कि जो इमरजेंसी है इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कि जब पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है उसके बाद कब तक ये इन्फोर्स रहेगी। ये 6 मंथ्स के लिए इन्फोर्स रहेगी एंड उसके बाद अगर लगता है कि हाँ और भी नीड है, कुछ और टाइम के लिए इमरजेंसी लगानी है, तो फिर उसको 6 महीने के बाद एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इससे क्लॉज 6 के ऊपर। क्लॉज 6 ये बोलता है कि अगर आपको ये जो इमरजेंसी अप्रूव करवानी है, इन दैट केस जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेजोरिटी ऑफ द हाउस। तो हाउस की जो मेजोरिटी होगी उनको अप्रूव करना पड़ेगा इमरजेंसी के रेजोल्यूशन को। एंड इसके अलावा एक और रिस्ट्रिक्शन है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो हाउस के उस टाइम पे मेंबर्स प्रेजेंट हो गए उसके 2/3 लोगों को इस इमरजेंसी के प्रोविजन को अप्रूव करना पड़ेगा। तो यही चीज हमको इसमें बस समझ के रखनी है आर्टिकल 352 में। अब हम आते हैं आर्टिकल 353 के ऊपर। ये बोलता है कि जब इमरजेंसी होगी पूरे कंट्री में या कंट्री के किसी पार्ट में, तो उस केस में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होगी उनके पास ये पावर होगी कि वो स्टेट गवर्नमेंट को बताए कि किस तरह से वो फंक्शन करे। तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये आ सकती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास ये भी पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट में कोई भी मैटर्स होते हैं उनके ऊपर भी लॉज बना सकती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ आर्टिकल 352 इमरजेंसी। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 354 के ऊपर। ये बोलता है कि जब इमरजेंसी जो है वो इन कंटिन्यूएंस है उस टाइम में आर्टिकल 268 से लेकर 279 तक के जो प्रोविजंस हैं वो प्रेसिडेंट चाहे तो बोल सकता है कि ये भी ऑपरेशन में नहीं है। ओके, अब हम आता आर्टिकल 355 के ऊपर। ये बोलता है कि ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, यूनियन की ड्यूटी होगी कि हर एक स्टेट को वो एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाए। ओके, तो हर स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 356 के ऊपर। ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेट में ही इमरजेंसी लगती है। ओके, अब इस इमरजेंसी में जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि इमरजेंसी तभी लग पाएगी जब गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे कि
इस स्टेट में अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चल ही नहीं सकती है। इन दैट केस ओनली प्रेसिडेंट जो है वो उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको बर्खास्त कर देंगे एंड उस स्टेट में फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ओके, बट ये तभी होगा जब गवर्नर ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। तो ये तभी हो पाएगा when the government is not functioning according to the provisions of this constitution. Okay, in that case only state emergency can be imposed. अब जो भी लॉ मेकिंग पावर होगी, लॉ मेकिंग जो भी पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, वो अब पार्लियामेंट के पास शिफ्ट हो जाएगी अगर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ओके, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो जो भी लॉ मेकिंग पावर है उस स्टेट की वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी। हाँ, इसमें एक और चीज भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं वो तो प्रेसिडेंट कभी भी ले नहीं सकते हैं। चाहे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो भी, चाहे स्टेट इमरजेंसी लग जाती है तो भी, जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं वो आप उससे नहीं छीन सकते हो। अब इसमें यही चीज बोली गई है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है ये रिवोक भी करी जा सकती है। आगे जाके अगर लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट अब सही से काम करेगी तो जो स्टेट इमरजेंसी है ये रिवोक भी करी जा सकती है। इसमें एक और चीज बोली गई है, इसमें एक और चीज बोली गई है कि ये जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है इसको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। ओके, 2 महीने के अंदर अंदर। अगर 2 महीने के अंदर अंदर स्टेट इमरजेंसी को आपने अप्रूव नहीं किया है, पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया, इन दैट केस स्टेट इमरजेंसी विल सीज टू टेक इफेक्ट, फिर वो खत्म हो जाएगी। ओके, अब हम आते हैं इसके प्रोवाइजो के ऊपर। ये बोलता है कि जब इमरजेंसी को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव कर देंगे देन जो इमरजेंसी है ये 6 महीने तक ऑपरेशन में रहेगी। एंड ऑब्वियसली उसके 6 महीने के बाद अगर स्टिल पार्लियामेंट को लगता है कि हाँ अभी भी इस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी की ज़रूरत है देन उसको दोबारा से वो एक्सटेंड कर सकती है फॉर 6 मंथ्स। बट येस, इसको आप 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। तो कॉम्युलेटिवली सिर्फ 3 साल तक ही स्टेट की जो इमरजेंसी है वो लग सकती है। इस दौरान आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे या जो आपने सरकार को बर्खास्त की है उसको दोबारा से आप लेके आ सकते हो। बट येस, 3 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल आप उस स्टेट में नहीं लगा सकते हो। अब हम आते हैं आर्टिकल 357 के ऊपर। आर्टिकल 357 ये बोलता है दैट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी पार्लियामेंट पावर दे सकती है कि जो भी लॉज बनाने हैं इस पर्टिकुलर स्टेट से रिगार्डिंग वो आप बनाइए। तो जिस स्टेट में हमारी इमरजेंसी लगी हुई है उस स्टेट में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी होगी टू मेक लॉज। बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को भी बोल सकती है कि आप जो है इस पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्डिंग लॉज को फॉर्मुलेट करिए। ओके,